पाकिस्तान में ऐसी तरक्की आ चुकी है कि अगर आपके पास एक भी स्पर्म नहीं है यानी जरसूमा नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए और किसी खातून को ओवेरियन फेलियर है यानी उसकी बच्चेदानी में अंडे नहीं है तब भी वो मां बाप बन सकते हैं। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज बहुत बड़ा नाम है और अमेरिका से पहला वो सेंटर जो डिक्लेयर हुआ है बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए वो इन्हीं का है। डॉक्टर साजिदा क्या कहेंगी, कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी को सलाम करती हूँ। जब तुमने पहली दफा बोला मैं थोड़ी सी हिल गई। हाँ, दैट्स द एनर्जी। तो मेरा ख्याल है कि मैं जितने मर्जी माइक लगा लूँ इससे ज़्यादा अच्छी साउंड नहीं हो सकती आपसे ज़्यादा। एनी हाउ, सबसे पहले बायोलॉजिकल पेरेंटिंग की हम अभी बात कर रहे थे। जब कभी अपने ऑडियंस को हम बताने लगे कि बायोलॉजिकल पेरेंटिंग क्या है तो लोगों में सबसे पहले सवाल आता है कि क्या सरोगेसी है, कोई स्पर्म डोनेशन है। मेरी सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, बायोलॉजिकल पेरेंटिंग का मतलब है कि आपके पास स्पर्म भी नहीं है, आपके पास एग भी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी बॉडी, आपके अपने डीएनए का बच्चा मुमकिन है। ये है बायोलॉजिकल पेरेंटिंग। तो मैडम हमारे यहाँ टू बी वेरी फ्रैंक सरोगेसी के नाम पर भी, सरोगेसी एक डिफरेंट चीज है, वो हम उस पर भी बात करेंगे। बड़े सारे चीजों को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा माशरा जहां औरत सफर करती है, अगर औलाद ना हो औरत को बांझ करार देकर मर्द की शादी पे शादी कराई जाती है जबकि मर्द के अपने स्पर्म जीरो होते हैं। ठीक है, अभी आप यकीन करो ओपीडी में इस बात की मैं गवाह हूँ। मेरे पास जो लोग जीरो स्पर्म काउंट वाले आ रहे होते हैं, बाज़ दफा उनकी 3 शादियां हो चुकी होती हैं, 3 शादियां कर चुके होते हैं, अपना स्पर्म कोई नहीं। और मैं पूछती हूँ कि मुझे ये, वो कहते हैं, जब मैं उन्हें कल भी मैंने एक अपनी, बल्कि लाइव हुई एक वीडियो में मैंने एक हस्बैंड किसी को कह दिया कि आपके स्पर्म नहीं है, वो तो इज्जत का मसला बन गया। नहीं, उनके साथ मुझे नहीं पता था कि उनकी कोई दूसरी तीसरी खातून है, बीवी है, उनके सामने मैं नहीं बताना था या क्या था। उन्होंने इतना माइंड किया, उन्होंने कहा नहीं जी मेरे तो स्पर्म काउंट इतना था। फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स दिखानी शुरू की। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं, कहते ये देखें इसमें इतनी काउंट है। मैंने सिर्फ इतना गुस्से से कह दिया कि आप वो वाले स्पर्म उठा लाएं, मैं आपका आईवीएफ कर देती हूं। डॉक्टर साजिदा, मैं जब लिवर ट्रांसप्लांट की बात करता था ना, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट ये होता है कि अतिया कर दिया जाए। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सब हो रहा है क्योंकि एक बड़ा मिथ पाया जाता है कि जनाब कैडावेरिक नहीं हो सकता। कैडावेरिक ये है कि मरने से पहले ऑर्गन अतिया करते हैं तो हम पूरा जिगर उठा के सुकून से लगा लें। इसी तरह सरोगेसी का कॉन्सेप्ट है, क्या है कि स्पर्म बाप का, अंडा मां का, यूट्रस किसी और की। सरोगेसी में सबसे पहली बात ये, मैं एक आपकी इजाजत से एक मैं बात, देखें हम आलम नहीं है, हम एक आम इंसान है। जब एक आम इंसान को, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोट करता है, कई लोग आके कहते हैं इस्लाम की बात ना करें, क्यों भाई, अल्लाह और अल्लाह का नबी सबका है और हमें ये नॉलेज सबसे पहले हमारी रगों में डाला जाता है। मुझे ये बताएं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था तो क्या होता था, बच्चे पैदा होते थे तो औरतों को वो बच्चे किसी और औरत की गोद में दे दिए जाते थे, वो उनको दूध पिलाती थी। जो औरत अपने बॉडी फ्लूइड से, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ, कि बॉडी फ्लूइड से एक और औरत उस बच्चे को पालती थी, तो वो औरत जो बॉडी फ्लूइड से बच्चा पालती है उसको भी माँ करार दे दिया गया। उसके तमाम रिश्ते, दूध पिलाई माँ, उसके तमाम बच्चे महरम हो गए उस बच्चे के लिए और वो औरत भी उसकी माँ हुई। मैं अब यही बात साइंस में कहती हूँ कि वो दौर था। अब बच्चा क्या है, एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, साइंटिफिकली बच्चा है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। मैं माइक्रोस्कोप में देख सकती हूँ। जब हम उस बच्चे को, एक ऐसी औरत जिसका उज़र है, उसका यूट्रस निकल चुका है लेकिन उसके माँ बाप वही हैं, हमने बायोलॉजिकल पेरेंटिंग चेंज नहीं की, जीन चेंज नहीं की, जिसका अल्लाह का हुक्म है ना, जीन चेंज की, माँ बाप वही जो निकाह में मौजूद थे उनका, जैसे किसी की छाती का दूध ले लिया वैसे यूट्रस उसी तरह बॉडी फ्लूइड। अब क्या है यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड कौन सा है, ब्लड। वो दूसरी औरत अपने ब्लड से उस बच्चे को सींच रही है। अब वो बच्चा बिलोंग करेगा अपने माँ बाप को, और जिस औरत ने अपनी बॉडी में सींचा
उसका भी वो बच्चा वो यानी दूध कि अगर पिलाई वो माँ। दूध पिलाई माँ, ठीक है। बड़ा इसमें जबरदस्त कौन सी concept। ऐसी कबाहत है? ये बात मैं बताने के लिए मैंने उलमा कराम को काफी लेटर्स भी लिखे हैं और मुझे बड़े अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह न जाने कितनी तलाकें इस बात पे हो जाती हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं औरत को बांझ डिक्लेयर करते हुए, जबकि ये अगर कर लिया जाए तो शायद कितनी जो है घर बच सकते हैं। अफान, आज आपकी बातों से ना एक बात मुझे याद आ गई, मैं आप ये कहना चाह रही हूँ, जितने लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, याद रखिएगा आज मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। वो बात क्या है कि औरत कभी भी बांझ नहीं हो सकती। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो मैं आपको बता रही हूँ। कैसे नहीं हो सकती? देखें, अगर एक औरत, उसका बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, और वो तो कैसे बांझ नहीं हो सकती? हालांकि आप तो बड़ी आसानी से लेबल करते हैं। अगर उसका बच्चा, उसके अंडे नहीं बन रहे, उसको स्टेम सेल करके भी बच्चे हो सकते हैं। अगर उसका बच्चा हर तरह से नहीं हो रहा तो वो क्या हो सकती है? वो किसी और औरत के बच्चे को लेकर दूध पिलाएगी तो वो उसकी रजाई माँ कहलाएगी। तो औरत बांझ कैसे हो सकती है? कितनी आसानी से हम औरत को कह सकते हैं। क्या किसी मर्द को ये इख्तियार है कि किसी और मर्द के बच्चे को लेकर अपने बॉडी फ्लूइड से सेंच दे और वो बाप बन सके? लेकिन हमारा माशरा क्या कहता है? औरत बांझ, औरत बांझ। अल्लाह ने ऐसा कानून बनाया कि औरत तो बांझ हो ही नहीं सकती। वो तो बच्चा नहीं भी पैदा कर सकती तो वो अपने बच्चे, किसी और के बच्चे को दूध पिला के भी उसकी माँ बन सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सोच को बदलें। सरोगेसी को रजाई माँ का नाम लकब है। बिल्कुल, मैंने इस पे करने में, देखें, लोग इस पे बोलते नहीं है। लोगों को डर लगता है कि हमें मौलवी फतवा लगा के हमारा मार मुआशरा मार। ऐसा है ना, हमारा मुआशरा ऐसा है। आप मैं आज एक बात करने लगा हूँ कैमरे पे और शायद ये थोड़ी सख्त बात हो जाए। हम डॉक्टर्स है ना, कभी आप ऑपरेशन थिएटर में आए, हमारे लिए जो पेशेंट है ना वो इतना मुकद्दस होता है। जैसे जब हम ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होते हैं, डॉक्टर के लिए ऑपरेशन थिएटर एक इबादतगाह जैसा है। और जब हम हाथ लगाते हैं, इतना तकद्दुस होता है उस चीज का। तो ये खातून ने मुझे पिछले दिनों बुला लिया कि वो आपकी फैन है, मिलना चाह रही हैं। मैं उनके कमरे में चला गया। वो कम अज कम भी मेरे से उम्र में बड़ी थी, डबल होंगी। वो थी एज ग्रुप में तकरीबन 50-55 के करीब। मैंने उनका हाथ पकड़ के तस्वीर खिंचाई। मुझे वजाहत देनी पड़ी कि ये खातून मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं और ये मुझे उस पे भी फतवे लग रहे थे। हम किस मुआशरे के बासी हैं भाई? अफान, मेरी बात यार देखो, जो पेशेंट है ना, मैंने हमेशा ये बात बताई है कि मेरा पेशेंट चाहे 70 साल का भी है ना, वो मेरा बच्चा है। ठीक है, हमारे लिए हमारा पेशेंट जब तक बच्चा नहीं बनता ना, हम उसको ओन नहीं कर सकते। ये एक डॉक्टर का और उसके पेशेंट का एक रिलेशनशिप है। आप इसको, मैं खुद एज ए एंड्रोलॉजिस्ट जब मैं मेल के स्टेम सेल करती हूँ, आप सोचिए कि मेरा असिस्टेंट उनको कवर करके मुझे बुलाता है। मुझे कभी याद नहीं हुआ कि मैंने किस किस बच्चे का किया है। मुझे कभी याद नहीं होता। अच्छा, मैं अभी कि इनकी एज क्या है। मैडम ये पढ़ रहा था कि इवन टेस्ट, अगर स्पर्म काउंट 0 भी आ रहा हो तो वो टेस्टिकल से भी स्पर्म निकालने का कोई तरीका है? बायोप्सी, हम वो बायोप्सी करके, कई लोग ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह है तो डेफिनेटली हम। अच्छा, कमिंग टू अनदर पॉइंट, पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा मसला है और वो मसला है कि पाकिस्तान में बात की जाती है। फिर मैं एक बड़ी बात करने लग रहा हूँ। अफसोस के साथ औरत का सुबह वलीमा होता है, उसे कान में पूछ रहे थे हो गया, और उससे बाद कह रहे होते हैं अगली बात, अल्लाह तुझे बेटा दे। शर्म नहीं आती। और हमारे यहाँ एक और जो बहुत बड़ी की जाती है, वो बच्ची बेचारी बैठी होगी, कभी कभार खुदा की कसम मुझे शर्म नहीं आती, मैं अपनी बहन के साथ बैठा होता हूँ और वो आएंगे, ताली मारेंगे, कहेंगे जोड़ा बड़ा प्यारा है, और उसके बाद अगली दुआ उसको, भाई तुम लोगों ने सारी जिंदगी खुद जेंडर अनआइडेंटिफिकेशन फेस की है, और मतलब हिजड़े की बात कर रहा हूँ, और दुआ दे के जाएगा बेटे की, और बाज़ सगी बहन को दे जाता है भाई के साथ बैठे। ऐसा मुआशरा है, शर्म नहीं आती। हम किस मुआशरे के बासी हैं? और मैडम इसको फीमेल्स कितना सफर करती हैं फिर पेरिफेरी में, सोसाइटी में, इस स्टिग्मा का क्या करें? स्टिग्मा, मैं आपको बताऊं, स्टिग्मा फीमेल खुद सफर करती है अपनी वजह से। आई एम सॉरी, मैं फीमेल होके ना, नहीं ना, मैं बताती हूँ। फीमेल, मेरे पास कितनी फीमेल आती हैं जो फीमेल आके मुझे कहती हैं डॉक्टर साहबा ये तो मुझे पता है कि मेरे मियाँ का प्रॉब्लम है, उसकी 0 स्पर्म काउंट है,
लेकिन मैं ना अपनी सास मेरी मुझे बड़े ही ताने देती है। मैं उसको ये पूछती हूँ, तुमने सास को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे का प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब देखें ना, अल्लाह का भी हुक्म है ना, पर्दा रखें। ओ भाई, मौलवियों ने सारे हुक्म तुम्हें ही दे दिए। पर्दा रखना है, दुनिया के आगे रखो भाई, पर्दा रखना है, लेकिन उसकी माँ और बहनों को तो बता दो जो रोज आपको ताने दे रही हैं। कम से कम उनको तो बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम आपके बेटे का है, आप लोग मेरी जिंदगी अजीरन ना करें। उसका भी इलाज है, अगर 0 स्पर्म काउंट है आपके बेटे का तो उसका ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल करवाएं। यही तो वो चीजें हैं जो आप लोगों ने मुआशरे में आगे लोगों को देनी है। अच्छा मैडम, इज इट कॉस्टली? सवाल फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स का। पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स भी तो बहुत रिवॉल्व करती है देखिए, ना। मैंने 2015 से, ये बल्कि बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आपके प्रोग्राम से ये लोगों को दे रही हूँ। हमारा ये रिसर्च प्रपोजल चल रहा था जो कि अभी मैं रिसेंटली यूएसए गई हूँ तो डॉक्टर पैनोज है, उसने इसको खत्म कर दिया था। मैंने अभी उनसे रिक्वेस्ट ली है और मैंने जून तक इसको मजीद चलाया। रिसर्च प्रपोजल का मतलब था कि अपनी मदद आपके तहत आपका स्टेम सेल होगा, यानी पेशेंट दैट ही विल पे ओनली मेडिकेशन चार्जेस, क्योंकि हमारे पास कोई एनजीओ नहीं है जो इसको फंड करे। एनजीओ को करना चाहिए, नहीं कर रहे। वो पेशेंट खुद से फंडिंग अपनी मेडिसिन खुद मंगवाएगा और सिर्फ 30,000 पाक रुपीस जो यहाँ पे हम टीम के लोग बुलाते हैं उनका, और $1,000 की किट है जो वहां पे वो जमा करके अपनी मेडिसिन मंगवाते हैं। ये तरीका कार जो है वो कम से कम भी जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा जून में, तो आप यकीन कीजिए इसकी कम से कम 20 लाख पाक रुपीस इसकी कॉस्ट है। ये रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल की, जो अभी हम अपने पेशेंट को सिर्फ $1,000 $1,000 का मतलब है बहुत ही दो सवा दो लाख, वरना 20 लाख इसकी कॉस्ट है। अच्छा मैडम, कमिंग टू अनदर वेरी स्टिग्मा, पाकिस्तान में बच्चे पे बच्चा पैदा कर दिया जाता है, औरत की मर्जी नहीं जानी जाती। आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है, और साथ इतना जबरदस्त आपका जितना पाकिस्तान में आईवीएफ इस पे काम है, इनफर्टिलिटी पे किसी का भी नहीं है। औरत की मर्जी नहीं है, 4 हीमोग्लोबिन की औरत पेट में बच्चा लेके बैठी होती है। और ये देखें, आपने तो ढेर ही देखा होगा ऐसी औरतों का। तो कौन बताएगा इनको कि औरत की मर्जी जरूरी है? बाहर के दुनिया में अगर आप अपनी बीवी के साथ भी बगैर कॉन्डम के सेक्स करते हैं, उसकी इजाजत के बगैर, वो मैरिटल रेप में आता है। लेकिन यहां आप उससे बच्चा जिसने पालना है, जिसकी 4 हीमोग्लोबिन है, कत्ल के मुतरादिफ है, आप कैसे उसको बच्चे पे फोर्स कर सकते हैं? ये इतना खूबसूरत सवाल है कि मैं समझती हूँ कि इस पे ना इंसान की दुखती रग पे कोई बंदा हाथ रख दे ना, तो वो ये बात है कि इस चीज को करने के लिए कौन बदलेगा? आप बदलोगे, मैं बदलूंगी, हम लोग ही तो बदलेंगे ना। कोई हम ऐसा लॉ पास कराएं। इसी पे बात करने के लिए मैंने जेंडर सिलेक्शन को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरी 5 बेटियां हों, मैं हर साल पैदा करूं। वो क्या करता है, या उसके पास एक बेटा है तो वो जोड़ी मिलाने के लिए दरमियान में 5 बेटियां पैदा कर लेता है। ज्यादा क्यों, ठीक है। या उसकी पहले 4-5 बेटियां, तो वो इस इंतजार में बच्चे पैदा करते जाते हैं कि हमारा बेटा हो जाए। ये है हमारी कौम का अलमिया। अब हमने कैसे इस अलमिया को दूर करना है? इस अलमिया को दूर करना है तो जेंडर सिलेक्शन कराए ना। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जेंडर सिलेक्शन है। सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्शन कराने वालों की ये खुशखबरी है कि वो खवातीन जिनकी हीमोग्लोबिन 12 से कम है ना, उनका जेंडर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह क्या है? क्योंकि बॉडी में जब आपकी HB कम होती है तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। जब आपकी बॉडी एसिडिक होगी तो हम जब वायस्पर्म जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, जब हम वायस्पर्म उसके सेपरेट करेंगे तो वो एसिडिक बॉडी में जब अलोन रह जाएंगे वो वैसे ही किल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मियाँ साहब को सबसे पहले अपनी बीवी की सेहत इंप्रूव करनी है। तो ये आ गया ना, एक वुमेन हेल्थ के लिए एक तोहफा आ गया। हाँ, तो पहले तो वो ठीक करेगा। तो बेटा चाहिए HB कम पे, तो बेटा हम वो कहेंगे, क्योंकि जेंडर पे जब हमने स्पर्म को सेपरेट करना है तो वो अलाइव ही नहीं रहेंगे। नंबर 2, उसको अपनी बीवी को खुश रखना पड़ेगा। खुश रहेगी तो बॉडी अल्कलाइन होगी, क्योंकि मैंने स्पर्म सेपरेट करने हैं। तो उन बीवियों को, बेचारियों को, जिनको मियाँ ने टॉर्चर कर करके रखा है, अब हर बीवी नाजिश तो नहीं हो सकती ना, उसको मियाँ कौन सा मिला है।
तो डेफिनेटली उसको चीज़ों में ये भी देखना पड़ता है कि उसका हस्बैंड उसको कितना जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं कि उसकी बॉडी जो है वो अल्कलाइन रहे, ठीक है, क्योंकि हमने सेपरेट करना है। जब हम सेपरेट नहीं करते, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसकी बॉडी अल्कलाइन है, फिर तो 50% चांस है ना कि आपका बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। लेकिन जेंडर सिलेक्शन में आपको इन चीज़ों के ऊपर अमल करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है, उन खवातीन के लिए कि जिनके हस्बैंड चाहते हैं कि हमारा बेटा हो जाए, तो उन्होंने पहले अपनी बीवियों को खुश भी रखना है, उनको हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, फिर वो सोचे कि अब हम जेंडर सिलेक्शन। अच्छा मैडम, अमेरिका से बहुत सारी चीजें आप लेके आई हैं इधर, हम एंड अप करते हैं। मुझे समराइज करें व्हाट इज नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान इससे पहले, जो नहीं हो रहा था, जो अब हो रहा है, एंड दैट कैन चेंज लाइव्स ऑफ पीपल। सोच, ये फतवे, ये दकियानूसी सोचें, मैं दकियानूसी सोचें उनको कह रहा हूं जो जिसने सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है, नॉट व्हाट इज इन शरिया। शरिया को फॉलो करते हुए इन्होंने रजाई माँ का भी कॉन्सेप्ट दिया था आपको। क्या चेंज लाई? अच्छा, ये इतना खूबसूरत सवाल है कि मैं हमेशा सोचती थी कि कोई ना कोई एंकर इतने टीवी शो में गई कि मुझसे ये पूछे, लेकिन बिकॉज यू आर कंसल्टेंट टू, तो आपने बिल्कुल कूजे में बंद कर दिया है। देखें, IVF पहले से हो रहा था, ठीक है, लोगों के IVF टेस्ट ट्यूब बेबी पहले हो रहे थे। हमने उन लोगों की मदद की, नंबर 1, जिनमें IVF फेल हो जाता था, यानी IVF हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता था? स्पर्म ही नहीं थे। IVF क्यों नहीं उस औरत में हो सकता था? एग ही नहीं थे, क्योंकि उनके लिए IVF हेल्प है उन लोगों की जिनमें बच्चा होने की कैपेसिटी है। फिर हमने स्टेम सेल USA के कोलैबोरेशन से यहाँ लेकर आए, क्योंकि स्टेम सेल हेल्प है उन लोगों की जिनमें बच्चा होने की कैपेसिटी नहीं है। उनमें सबसे पहले आपने उनके बायोलॉजिकल जरसूमे जो हैं वो एक्टिवेट करने हैं। स्टेम सेल बेसिकली क्या है? जब अल्लाह का एक कानून है, जब आपके अंदर जब कोई ऑर्गन फेल होने लगता है, तो उस कानून के तहत स्टेम सेल आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन में बनना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह का कानून फितरत है, ये मैंने नहीं बनाया। इसमें क्या चीज़ है कि इसमें आपके फैट से, आपके ब्लड से, आपके बोन मैरो से, दैट डिपेंड्स आपको कहाँ से मिलते हैं। हम उन स्टेम सेल को सेपरेट करते हैं, फिर उन स्टेम सेल को उन ऑर्गन के कल्चर मीडिया में, हमने आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बनाए होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र करके उनको उसका एनवायरनमेंट देते हैं। अगर हमने टेस्टीज में ट्रांसफ़र करने हैं तो टेस्टीज का एनवायरनमेंट देते हैं, अगर ओवरी में हमने डालने हैं तो ओवरी का एनवायरनमेंट देते हैं। फिर उनको इग्नाइट करके उस ऑर्गन के अंदर डाल देते हैं। उस ऑर्गन के अंदर 90 डेज का टाइम होता है। 90 डेज के बाद उस ऑर्गन से एस्पिरेट किया जाता है, यानी निकाला जाता है। फिर देखा जाता है कि जो हमने स्टेम सेल डाले थे, क्या वो स्पर्म की शक्ल इख्तियार कर गए, या उन्होंने उस जहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट था, एक सेल लाइन डैमेज थी, क्या उसको रिपेयर करके उसको इस काबिल कर दिया कि उसकी ऑटोमेटिक स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई है, यानी स्पर्म खुद से बनना शुरू हो गए। ये है वो तरीकाकार जो हम पाकिस्तान में उन जोड़ों के लिए लेकर आए हैं जिनको पहले बायोलॉजिकल पेरेंटिंग की फैसिलिटी नहीं थी, यानी कि वो खुद से अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे, उनके अंदर स्टेम सेल बेबी हो गया, स्टेम सेल बेबी। इसके अलावा हमने जेंडर सिलेक्शन के 2 तरीके, PGD तो ऑलरेडी था, अभी भी ऑलरेडी और सेंटर भी कर रहे हैं। PGD के अलावा माइक्रोसॉर्ट और स्पर्म सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी थी जो हम लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक ISSF है, दैट इज कॉल्ड इन विवो सिलेक्टेड स्पर्म फिल्ट्रेशन। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिनमें आप बगैर IVF के भी आप अपना जेंडर जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं, स्पर्म को सॉर्ट। चीपर देन PGD? चीपर है, एज कम्पेयर टू चीपर भी हैं और मोर नेचुरल, यानी कि उसमें इतना इन्वेसिव नहीं है। मैं इनको नॉन इन्वेसिव मेथड कहूँगी, जो कि खवातीन ज़्यादा उनके लिए एक्सेप्टेबल है, कपल्स के लिए। सही। डॉक्टर सागदा शाहनवाज, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें? लास्ट मैसेज मेरा उन तमाम पेशेंट्स के लिए जो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एक बात याद रखिएगा, दुनिया की तमाम कुव्वतें भी मिल जाएं और अगर अल्लाह की ज़ात ना चाहे, क्योंकि वो समद, अल्लाह समद है, जिसको देना चाहेगा उसको रोक नहीं सकता कोई,
जिसको रोकना चाहेगा उसको दे नहीं सकता। तो आपने याद रखना है कि हम डॉक्टर्स जो बैठे हैं ना, वी आर जस्ट फैसिलिटेटर, वी आर असिस्टेंट ऑफ अल्लाह। जब हम अल्लाह के असिस्टेंट हैं तो उसके वसीला है। दिए हुए तरीकों से, उसके दिए हुए इल्म से आपको फैसिलिटेट करेंगे। हमारे दिए हुए, अल्लाह के दिए हुए इल्म में हमारी काविश से अल्लाह जिसको कबूल करता है उसके लिए वो सिलेक्ट हो जाता है, जिसको नहीं करता नहीं होता। तो आपने ये बात याद रखना है, देयर आर लिमिटेशंस। अगर मैं कहती हूँ कि 95% सक्सेस है स्पर्म सॉर्टिंग की, 95% जनाब है आपके ISSF की, 98% PGD में है, तो याद रखिएगा 2% और 5% फेलियर भी है। ये बातें आपने याद रखी। लिवर ट्रांसप्लांट ना, अब देखें लिवर सिरोटिक हो गया, इतना फतवा लगता था अच्छा नया जिगर डल जाएगा। आज पाकिस्तान में गुनाह है, आज पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट से कितनी जानें बची हैं। मेरे फादर जो है वो उसकी मिसाल है, आगे वो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कितनी जानें बचा दी। तो अगर जिगर तब्दील हो जाता है तो कितना बड़ा फायदा है। और कल को अगर ऑर्गन डोनेशन पाकिस्तान में आम हो जाती है, लोग कैडावेरिक की तरफ मूव कर जाते हैं। मरने से पहले अब्दुल सत्तार ईदी साहब अपनी आंखें तक दे गए 80 साल की उम्र में। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। दिस इज व्हाट मेडिकल साइंस इज। हर नेकी के काम को हम शरअ का नाम दे के रोक देते हैं। वाई? मैं तो ये समझती हूँ कि इंसान, हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें मुसलमान हम बाद में, हम इंसान पहले हैं। इंसानियत जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। जो चीज आपका अकीदा आपकी इंसानियत से आपको रोक दे, वो कैसा अकीदा है। तो यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ा। बिल्कुल, आप इंसानियत जो है वो आपने इंसानियत के साथ खड़े होना है। और अगर आप इंसानियत के साथ खड़े हैं तभी आप, क्योंकि आपका जो मजहब इस्लाम है वो इंसानियत का ही दर्स है, हरफ अव्वल से लेकर हरफ आखिर तक। मां सवाए इंसानियत, ह्यूमन वैल्यूज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो खातून कूड़ा फेंकती थी उनको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनकी इयादत की। और तो ये हमारा मजहब है, सलामती का मजहब, इन अदर वर्ड्स इंसानियत का मजहब। और इंसानियत यही है कि जब किसी को दुखी देखो, जिस औरत की 4 हीमोग्लोबिन देखो, जिस औरत की यूट्रस निकल चुकी है और वो माँ बनना चाहती है, उसके अंदर की कैफियत देखो। जो पूरी सोसाइटी बांझपन के ताने तो मार देती है मियां बीवी को, लेकिन अगर उसका जदीद साइंस में एक बंदा खून की उल्टियां करके मर रहा है, लिवर उसका सिरोटिक हुआ है, अगर ट्रांसप्लांट मौजूद है और उसकी जान बचती है और अल्लाह ने ही ये तरीकाकार डाला है ना इलाज, तो फिर इलाज अल्लाह के हुक्म से आता है। हाँ। ना, हम कैसे कर सकते हैं? अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो मैं आज रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल कर रही होती, आप लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। सो सबसे बड़ी चीज यही है कि आप इंसान बने और इंसानियत की बात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिदा, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा नाम है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ये वो बातें थी, इनको जो सुनेगा दिल से ज्यादा दिमाग से सुने, और अगर जहां दिमाग बंद हो जाए ना वहां फिर दिल से सुने, और जहां दिल बंद हो जाए फिर दिमाग से सुने, फिर उसको समझ आएगा। रूह जहां रुकती है वहां जिस्म शुरू होता है, जिस्म जहां रुकता है वहां रूह शुरू होती है, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इंसान बनाता है। अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते। फिर इश्क है, इश्क ला हासिल है, और उसके ना खत्म होने वाले सिलसिले हैं। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।